और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। गैरसैंण विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें आपको, कल 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन के अंदर पास करवाया गया था और आज इस सत्र का तीसरा और अंतिम दिन होने वाला है। इस सत्र के तीसरे दिन आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से यहां पर सरकार को घेरने की तैयारी में, कल भी हमने देखा था सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी किस तरह से तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे बैठे थे सीढ़ियों पर, विरोध जता रहे थे सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर, सरकार जिस तरह से कुछ मुद्दों को डील कर रही है उसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध जताते नजर आए, प्रोटेस्ट करते नजर आए, सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह घेरते हुए नजर आए। और ऐसे में आज इस सत्र का तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आज तीसरा दिन गैरसैंण सत्र का, मानसून सत्र का, आज क्या क्या उम्मीदें? सिर्फ आज देखिए, आज तीसरा दिन भी है और अंतिम दिन भी है। जिस तरह से मानसून सत्र की अगर बात करें तो सदन की पटल पे कल 4:30 बजे के आसपास जो अनुपूरक बजट है वो रखा गया है और आज उस पर नियम 58 के तहत चर्चा होनी है। साथ ही साथ नियम 56 के तहत भी इस पर जो प्रश्न है वो उठाए जाने हैं। तो निश्चित तौर पर आज की अगर बात करें तो आज ये माना जा रहा है कि कई जो विधायक हैं, जो कई सत्ता और विपक्ष के जो विधायक हैं वो सवाल बजट को लेकर करेंगे, क्योंकि 56,000 करोड़ रुपए का बजट है। और जिस तरह से हम तमाम बातों की जिक्र करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपदा से जो नुकसान प्रदेश में हुआ है तो उसको लेकर के बजट में बहुत चीजें इसमें रखी गई हैं और कई ऐसे, चाहे वो सरकारी विश्वविद्यालय हों, अनुदान जिनको मिलता है वो भी इसमें रखे गए हैं। शहरी विकास के अंतर्गत जो भी नगरीय स्थापना है उसका सुधारीकरण भी इसमें रखा है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जो SDRF के लिए लगभग यहाँ पे 718.40 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसमें रखा गया है। क्योंकि अगर कुल मिला के अगर बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास का ये बजट है। 50,000 के आसपास की बजट यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर पर पेयजल की हो या सीवरेज का हो, क्योंकि तमाम जगहों पर चाहे देहरादून हो या अन्य शहर हो, वहाँ पर सीवरेज का काम, पेयजल का काम चल रहा है। इसके साथ ही जो अटल आयुष्मान पेंशनर हैं उनको भी यहाँ पर 100 करोड़ रुपए इसमें रखा गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे विभाग हैं, तमाम ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर के बजट में आज चर्चा होनी है बजट पर। और माना ही जा रहा है कि लगभग आज ही इसमें सरकार इसमें जो विधानसभा की तरफ से इसमें अनुमोदन इस पर रखा जाएगा, उसे अंतिम मुहर इसमें लगाई जाएगी और आज बजट पास हो जाएगी। शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अगली अहम खबर भी देहरादून से। विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी विधेयक पर मुहर लग गई है। प्रति माह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तक प्रति माह लगभग 2,90,000 रुपये मिला करते हैं, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। इससे जुड़े हुए विधेयक पर मुहर लगा दी गई है। विधायकों की सेवा शर्तों पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया था और अब इस विधेयक पर मुहर लगा दी गई है। जो पहले 2,90,000 मिला करती थी प्रति महीने ये राशि वेतन भत्ता, इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र में अनुपूरक और विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी विधेयक सदन से पास हो गया, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भत्ता बढ़ोतरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जहां उत्तराखंड एक तरफ आपदा की मार झेल रहा है, तो वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों का भत्ता बढ़ाना कहीं ना कहीं शर्मनाक कदम बताया। क्योंकि ये भत्ता बढ़ाने की जगह यदि सरकार इस बजट को आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगाती तो ज्यादा बेहतर होता। तो शायद उत्तराखंड का
और भला हो सकता था, उन आपदा प्रभावितों का और भला हो सकता था जो इस समय चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं। और उत्तराखंड में विधायकों के वेतन भत्ते को बढ़ाने के इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आए कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसको लेकर पुरजोर तरीके से विरोध की आवाज उठाई। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर विरोध जता रही है कि इस समय प्रदेश के अंदर जो आपदा के हालात बने हुए हैं, भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से कई कई गांव में जो तबाही मची हुई है, ऐसे समय में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने की बजाय इस राशि को, इस बजट को आपदा प्रभावितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लोगों का, आपदा से ग्रसित तमाम पीड़ितों का भला होता, उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने विधायकों का, पूर्व विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने के बाद मंशा जाहिर कर दी है कि उन्हें सिर्फ वेतन की चिंता है, पैसे की चिंता है, लोगों की नहीं। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध जताते हुए प्रदर्शन करती नजर आई, सरकार को घेरती नजर आई। जहाँ आपदा आई है, आपदा पीड़ितों को राहत होनी चाहिए थी। बाढ़ पीड़ितों को 1 साल से अभी तक पैसा नहीं मिला है। उधम सिंह नगर में इस बार बाढ़ आई, उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी तरफ जोशीमठ में इतनी बर्बादी, वहाँ लोग परेशान हैं। पूरे चंपावत, चमोली जिला बर्बाद हो गया। बागेश्वर में, कपकोट, भराड़ी में दिक्कत आई है। धारचूला, मुनस्यारी में दिक्कत है। चमोली जिला पूरा आपदा से ग्रसित है। उनको राहत नहीं है। लेकिन विधायकों की और पूर्व विधायकों की जो तनख्वाह या भत्ते बढ़ाए गए हैं, निश्चित ही उसकी आवश्यकता नहीं थी। पहले जो परेशान लोग हैं, जिनको दिक्कत है, उनको। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हवलदार वसुदेव सिंह के पैतृक आवास पहुंचे। सीएम धामी ने उनके परिजनों से मुलाकात करके वहां शोक संवेदनाएं प्रकट की, उनकी हिम्मत बंधाई, ढांढस बंधाया। बता दें आपको, सूबेदार वासुदेव सिंह घर्षण के सारकोट के रहने वाले थे। पिछले दिनों वो लेह लद्दाख में शहीद हुए थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री ने उनके घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवलदार वसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने शहीद हवलदार के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में 5 जिलों में आईएमडी का फिर से अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, जहां पर भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। भारी बारिश के इस अलर्ट के बाद वहां पर लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है। लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। भारी बारिश के बाद उफान पर हैं वहां नदियां, नाले। तेज़ बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बाकायदा बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो चुका है, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। उस रोड को, उस बंद पड़े हुए मार्ग को भी, बद्रीनाथ हाईवे को भी खोलने का प्रयास जारी है। और ये 5 जिले उत्तराखंड के, जहां आज एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इसके अलावा नैनीताल और उधम सिंह नगर भी शामिल है। वहीं रुद्रप्रयाग में मलबे में दबने 4 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन में मलबे में दबे थे 4 नेपाली नागरिक। मौके से एसडीआरएफ ने वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। 4 नेपाली नागरिकों के शवों को मौके से वहां बरामद किया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आईएमडी ने आज देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में टूटकर बरसेंगे बादल, कई जिलों में येलो अलर्ट हुआ जारी। बारिश ने बिगाड़े हालात, हर तरफ जल प्रलय, पहाड़ से मैदान, तबाही के निशान। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है। 31 जुलाई की आपदा से अभी राज्य उभर नहीं पाया, लेकिन बार बार बारिश तबाही का मंजर लाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में कुमायूं क्षेत्र से लेकर गढ़वाल में तेज बारिश का दौर जारी है। चमोली के पगनो गांव में मलबा और पानी आने से लोग परेशान थे। वहीं मंगलवार को टिहरी के घनसाली में बादल फटने की घटना ने सभी को डरा दिया है। इसमें 2 भवन क्षतिग्रस्त हुए तो वहीं मवेशी जिंदा ही दब गए। टिहरी जिले में बादल फटने से कई गांवों के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, कल रात को जो गुत्तू भिलंगना एरिया है वहाँ पर काफ़ी जगह तेज़ बारिश और कुछ जगह बादल फटने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में वहाँ पर हमारी टीम रवाना हुई थी और उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है और 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ पशुओं की भी हानि की सूचना प्राप्त हुई है। हमारी कुछ रोड्स और छोटी छोटी जो ब्रिजेस हैं, पुलियाँ हैं, उनमें डैमेज हुआ है। सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपना कार्य शुरू कर दिया गया है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का, और कुछ परिवार जो सेंसिटिव एरिया में थे, जहाँ पर बादल फटा था या मलबा आया था, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली तहसील में भारी बारिश से हुए नुकसान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा। मवेशियों, सड़क मार्ग, सरकारी और निजी संपत्तियों का भी नुकसान हुआ। वहां पर जिलाधिकारी और आयुक्त को कहा गया है कि लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। आपदा से पीड़ित और प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। घनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरवाल के गुत्तू गांव में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई है और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मवेशियों का भी नुकसान हुआ है और भवनों का भी नुकसान हुआ है, सड़क मार्ग का नुकसान हुआ है, अन्य सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, बड़ा नुकसान हुआ है। और वहां पर जिलाधिकारी को और आयुक्त को दोनों को कहा है कि तत्काल लोगों को जो जरूरत है, जो भी वहां पर सहायता है, वो उपलब्ध कराई जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। किसी भी प्रकार से जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनको हर संभव सहायता दी जाए। आईएमडी ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए 25 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां-कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, यानी राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आईएमडी ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बाकी जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में जाने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें। बारिश के मौसम में पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है, लिहाजा सावधानी पूर्वक यात्रा करें। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते अधिकतम तापमान 33 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं हरिद्वार में भविष्य में कांवड़ यात्रा को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य के साथ जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बेहतर यातायात प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जाम की वजह से लोगों को जो परेशानियां होती है उनको ध्यान में रखते हुए स्लिप रोड और फिर बाईपास के निर्माण के साथ साथ यातायात को और सुगम बनाने की आवश्यकता है। खासतौर पर लक्सर क्षेत्र में हाईवे से उतरने चढ़ने के लिए स्लिप रोड बनाकर उसे वैरागी कैंप से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया। इस बैठक के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिससे सिंह द्वार, दक्षेश्वर महादेव और अन्य स्थानों पर जो जाम लगता है
उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकेगी, राहत मिल सकेगी। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि जल्द ही इन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर क्या कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है वहां पर वो समझी जाए और उस हिसाब से उसका सलूशन निकाला जाए। इससे कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा और आम जन को भी जाहिर तौर पर राहत मिल पाएगी। वहीं काशीपुर कोतवाली में आज पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह और एसएसआई सतीश कुमार शर्मा के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें रिटायर्ड पुलिस पेंशन से संबंधित विचारों पर चर्चा हुई। वहीं पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि समिति के द्वारा समय समय पर पेंशन भोगियों इन पुलिस कर्मचारियों की समस्या के संबंध में बैठक आयोजित की जाती रही है और इसी कड़ी में ये एक और बैठक एक और गोष्ठी जिसका आयोजन हुआ। इसी संबंध में सभी रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की समस्या वहां पर रखी गई, उन पर चर्चा की गई कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नगर में जो पुलिस पेंशनर्स हैं हमारे, उन पुलिस पेंशनर का हमारा संगठन है, उस संगठन की हमारी गोष्ठी होती है और उस गोष्ठी में जो हमारे जो सरकार के द्वारा नए आदेश निर्देश होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। और उसके अलावा किसी भी साथी को जो पुलिस पेंशनर्स हैं, किसी की कोई दिक्कत होती है, उस केस के बारे में सुन के उसका निराकरण किस स्तर पर हो सकता है उतना अपने प्रयास करते हैं। और आज कुछ दिक्कतें आई है, उनको हमने कुछ तैयार किया है, उस संबंधित अधिकारियों से मिलकर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वहीं सेंचुरी पेपर मिल के चिकित्सा विभाग के द्वारा निःशुल्क हड्डी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा मरीजों का उपचार हुआ, साथ ही दवाइयां भी वितरित की गई हैं। सीपीपी चिकित्सा विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील मधवार ने कहा कि निःशुल्क हड्डी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी के डॉक्टर अर्जुन रावल द्वारा हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर 50 से ज्यादा मरीजों का परीक्षण किया गया। साथ ही हड्डियों का डीएमटी टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जिससे शरीर की हड्डियों के संतुलन की जांच की जाती है। हफ्ते में एक दिन ये निःशुल्क शिविर लगाया जाता है, जिसमें से ये 5वां शिविर जो कि आयोजित हुआ लगाया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ आए हैं, जो जितनी भी हड्डी की रोग हैं, जितनी हड्डी के जैसे आर्थराइटिस है या कोई फ्रैक्चर हो गया है पहले का, या माल यूनियन है, नॉन यूनियन है, इस तरह की कोई भी हड्डी की प्रॉब्लम को देखने के लिए वो आए हैं। दूसरा बीएमडी एक टेस्ट हो रहा है, बोन डेंसिटोमेट्री, जिसमें बोन की स्ट्रेंथ का जो है वो देखा जाता है कितनी नॉर्मल है या कहीं वीक है बोन, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है। इस चीज की जांच हो रही है, जिसमें 45 मरीज अभी तक आ चुके हैं और कैंप अभी चल रहा है। वहीं कोलकाता कांड को लेकर एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 9 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी में काम बंद कर रखा है। केवल इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाएं ही चालू है, उसी में अभी फिलहाल डॉक्टर्स अपना योगदान दे रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के चिकित्सक कोलकाता कांड में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना से बेहद आहत हैं, न्याय कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स ने रक्तदान करके अपने आक्रोश को व्यक्त किया। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर कार्तिक के मुताबिक जब तक चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हमारी जो मांग है, डॉक्टर जो हड़ताल पे बैठे हैं, सिर्फ एम्स ऋषिकेश की बात नहीं, पूरे इंडिया में हम हड़ताल पे सिर्फ इसलिए हमारे बैठने का उद्देश्य है कि जो अस्पताल है, अस्पताल में जो सिक्योरिटी है डॉक्टर्स के लिए, कि अगर कोई भी बंदा है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो अस्पताल में जो डॉक्टर है, यहाँ की सुविधा है, यहाँ के उपकरण है, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए सीधा सा एक एक्ट होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। डॉक्टर एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि अगर कोई मरीज़ आता है, अब हमारी ड्यूटी आवर्स पूरे फिक्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी के एक्स्ट्रा भी काम करते हैं।
बट ऐसा कभी होता है कि किसी वजह से डॉक्टर कोई मरीज़ आया, उसकी जान नहीं बच पाती है, तो उस समय क्या होता है कि मरीज़ तो अपने शौक में होता है कि मेरे जो भी परिजन हैं उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनके साथ वाले होते हैं, परिजन होते हैं या जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं, वो उस बात को अपने बढ़ावे के लिए उस बात को इतना बढ़ा देते हैं ताकि अस्पताल में जो डॉक्टर है या जो सेवा नॉर्मल जो भी मरीज लोगों को सेवा दे पा रहे हैं वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके आक्रोश में उनके ऊपर वो गुस्सा निकालते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, जिनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से, वो मिल नहीं पाती है। हमारा प्रदर्शन जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते से चल रहा है, जब से हमारे महिला चिकित्सक का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो उनके साथ दुर्घटना हुई है, जो उनके साथ घटना हुई है, उस वक्त के बाद से ही हमारी सॉलिडारिटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सारे छात्र छात्राओं के साथ है और ये पूरे भारत में चल रहा है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में नहीं। हम सब सॉलिडारिटी में उस महिला चिकित्सक के साथ खड़े हैं जो भी घटना उनके साथ हुई है। और हमारे अभी भी हड़ताल पे होने की वजह यही है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्र प्रशासन हमारी मांगे सुने और सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें एक लिखित में आश्वासन दिया जाए कि ऐसी घटना किसी के साथ भी फ्यूचर में ना हो।